As you know that we have completed our third chapter in geography. Now we are moving towards our fourth chapter, that is air in geography. Okay, in which we will consider what is weather, what is climate, how many parts of our atmosphere, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and all. After that we will consider the factors that are very important for changing the weather and climate. Okay, तो हम ये लोग पढ़ेंगे कि इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या रोल निभाते हैं. ठीक है, विंड कैसी होती है, कितने टाइप की होती है, रेनफॉल कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बेटा डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो चैप्टर बेटा हमारा एयर. ठीक है, तो एयर में बता दें कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. क्या होता है बेटा? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है. मिक्सचर ऑफ गैसेस इन से कि आपका जो एयर है, ठीक है, इसमें कई टाइप की गैसेस मिली हुई है. सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है, देन आफ्टर ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी छोटी छोटी हाइड्रोजन है. ठीक है, बहुत सी छोटी छोटी गैसेज हैं. ठीक है, जिनका हमारी लाइफ में यूज कहीं ना कहीं होता ही है. ठीक है, हो सकता है साइंटिफिक टर्म में कहीं उनका यूज होता हो या अपने बायोलॉजिकल टर्म में कहीं यूज होता हो, पर ये होता है. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा डिफरेंट गैसेज की. जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में एक कहते हैं तो अबंडेंट अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन है. ठीक है, वो भी कितनी? करीबन 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, अभी नाइट्रोजन का वर्क क्या है? नाइट्रोजन का वर्क ये होता है बेटा कि प्लांट्स जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, वो प्रोटीन के सिंथेसाइज जो करते हैं वो किससे करते हैं? नाइट्रोजन की मदद से करते हैं. यानी अगर नाइट्रोजन अवेलेबल होगा तभी वो सिंथेसाइज कर पाएंगे प्रोटीन का, वरना नहीं. और नाइट्रोजन की खास बात यह है कि उसे डायरेक्ट लिया नहीं जा सकता. कोई भी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी इवन, हम लोग क्या नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते बेटा, उसको कन्वर्ट करता है. कौन करता है? बैक्टीरिया. सुने ही होंगे, राइजोबियम, एजोबैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो उनका कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल देते हैं, फिर प्लांट उनको ले लेता है. उसके बाद उसे क्या करता है? बहुत ढेर सारे प्रोटीन्स बनाता है जो हम खाते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे एयर की में नाइट्रोजन की. ऑक्सीजन की अगर बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन का सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा. और ये सेकेंड एबंडेंट गैस है ऑन आवर अर्थ. ठीक है, हमारे अर्थ पे सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस है, यानी हर जगह आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा करीबन 21% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. 71% कौन होता है? पूरा नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और रेस्ट ऑफ में सारे गैसेज आ जाती है 1% में. यानी ऑर्गन कितना है बेटा? 0.18% है. कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03 है, लेकिन अब थोड़ा सा अमाउंट बढ़ गया है कार्बन का. ठीक है, तो नाइट्रोजन पता चला क्यों इंपॉर्टेंट है. मेजर जो गैस है बेटा वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2. ठीक है, इसका अमाउंट तो बेटा बहुत कम है, बहुत कम है अमाउंट, लेकिन इतना अमाउंट ही काफी है इसका एटमॉस्फेयर में होना. ठीक है, दिन प्रतिदिन जो होता है डेली लाइफ में हम देखते हैं कि व्हीकल्स हैं, अदर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज करते हैं. जो स्मोक होता है बेटा वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, और इसके साथ साथ दो और गैसेज होती हैं. एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होती है सल्फर ऑक्साइड. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, ये सारी गैसेज जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकल्स, चिमनीज और क्या क्या फैक्ट्रीज से निकलती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से हार्म कर देती हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा तो है, नो डाउट. प्लांट खाना कैसे बनाते हैं? इसी गैस की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से बनाते हैं. अगर ये नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो होगी. तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये गैस को हटा दिया जाए, खराब है या कुछ, ऐसा नहीं है बेटा. इसका भी कहीं ना कहीं यूज है, लेकिन अगर ये ओवर होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलता है. जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट यानी वार्म क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये गैस ट्रैप हो जाती है, तो क्या करती है? सन के रे को ट्रैप कर लेती है. ठीक है, ये गैस का काम क्या होता है कि सन से जो रे आती है बेटा, उसके साथ जो हीट आती है उसको ये ट्रैप कर लेती है, बांध लेती है, जाने ही नहीं देती. ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बहुत ढेर सारी हीट हो जाती है. ठीक है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इंक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए. ठीक है, ये गैस, और भी गैसेज हैं लेकिन मेनली यही है. ठीक है, चलो, तो ये था हमारा एयर की कहानी.
यानी एयर में बेटा बहुत ढेर सारे, एक नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत से क्लोरीन, सारे गैसेस प्रेजेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ना हो, लेकिन लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज 21%। ये दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 या 0.04% कहीं ना कहीं पढ़ोगे, ठीक है। चलो आते हैं बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, रहते तो हम अपने एटमॉस्फेयर में ही है। तो अर्थ क्या है ना बेटा कि ये पूरी एक ब्लैंकेट से ढकी हुई है। अगर अपनी अर्थ की बात करें बेटा, अगर ये अर्थ है तो ये क्या है कि 400 से 500 मीटर की एक पूरी मोटी सी परत जो है अर्थ को क्या की है, घेरी हुई है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये ब्लैंकेट क्या काम करता है, जैसे सन से रेडिएशन आती है, ठीक है, सुने हो, सन से कौन सी रेडिएशन आती है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो ये क्या काम करती है, जैसे इसमें ओजोन गैस होती है तो वो उसको फिल्टर करती है, ठीक है। तो ये क्या है, जो अर्थ की लेयर्स हैं वो क्या काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है हार्मफुल चीजों को आने से। जैसे कई बार क्या सुने होगे, मेट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स गिरते हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो ये ब्लैंकेट से क्या होते हैं, जब ये टकराते हैं, ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को डेवलप करते हैं, और धीरे 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 वो क्या अर्थ के सरफेस को टच करते करते बहुत छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी, कह सकते हो कि हेल्पफुल इन आवर लिविंग कंडीशन के लिए है। ऐसे नहीं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। अर्थ के पास सब कुछ है, एयर है, वाटर है, एटमॉस्फियर है, ठीक है, बायोस्फीयर है, सब कुछ है अर्थ के पास। साथ में इतना मोटा लेयर अर्थ के सराउंडिंग में है जो तुमको बचा रहा है बाहरी चीजों से, ठीक है। अब पहली बात करते हैं बेटा, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो बटा है, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे जो लोवेस्ट पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। हम लोग रहते हैं, पहाड़ हैं, बादल हैं, ठीक है, झरने हैं, सारी चीजें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। यानी एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जो सबसे नीचे आता है, ये कहलाता है क्या, ट्रोपोस्फियर। और इसकी हाइट कितनी होती है बेटा, 13 किलोमीटर तक। कितनी होती है, 13 किलोमीटर तक की हाइट होती है। यानी समुद्र के सरफेस से, सी सरफेस से जब लोगे तो इसकी हाइट 13 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा स्ट्रेटोस्फियर। क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, यानी ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर स्टार्ट होती है, यानी 13 के बाद से लेयर स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, 15 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, बादल खत्म हो गए, पहाड़ खत्म हो गए, झरने खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, ग्लेशियर खत्म हो गए। अब यहाँ पर एरोप्लेन जो है, ठीक है, आसानी से उड़ सकती हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर का काम क्या होता है कि ये अच्छा खासा, इसमें एयर का कंटेंट भी ठीक ठाक होता है, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फियर में एयर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि नीचे का सरफेस है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, थोड़ा सा एयर का कंटेंट हल्का सा डाउन हो जाता है, ठीक है। मतलब ऊपर जाओगे तो इतनी आसानी से सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में आप आसानी से सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन वगैरह चलती हैं, ठीक है, जेट प्लेन चलती हैं, ठीक है। ये है स्ट्रेटोस्फियर। मेसोस्फियर की बात करते हैं बेटा। मेसोस्फियर जो क्या होता है कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर के बाद वाला एरिया है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो करीबन 80 किलोमीटर की होती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद 80 किलोमीटर की इसकी ब्रेथ होती है। यहाँ एयर का क्वांटिटी थोड़ा सा और डाउन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा डाउन हुआ था, मेसोस्फियर में थोड़ा और डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मो का मतलब ही होता है हीट। थर्मोस मतलब क्या होता है बेटा, हीट। यानी यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो होता है बहुत तेज से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, 80 to 400 किलोमीटर, यानी 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक का जो रेंज कहलाता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, थर्मोस्फियर कहते हैं, ठीक है। एक्सोस्फियर 400 के बियॉन्ड जो भी लेयर है, मतलब यहाँ पर तो एयर की क्वांटिटी एकदम निल हो जाती है, ठीक है, बहुत रेयर एयर मिलती है यहाँ पर।
ठीक है, इसमें तो थोड़ा बहुत ज्यादा, इसके कंपेयर में ज्यादा होता है, इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारा होता है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आपके एटमॉस्फेयर का सबसे अपर पार्ट कौन सा है, तो एक्सोस्फियर है। सबसे लोअर पार्ट कौन सा है, ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। सबसे पहला बेटा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है। और इनका लेंथ भी याद रखिएगा, 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और उसके बाद 400 के बाद से। ठीक है, तो ये है आपका अर्थ का एटमॉस्फियर। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसी में आइनोस्फियर आता है। ठीक है, जिसमें रेडियो के सिग्नल भेजे जाते हैं, वो इसी में आता है। ठीक है, थर्मोस्फियर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा बेटा कि ये थे हमारे एटमॉस्फियर के पार्ट, यानी हमारे एटमॉस्फियर में एयर कैसे अपने आप को डिवाइड की हुई है। हर लेयर की अपनी खासियत होती है। जैसे यहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे लिविंग कंडीशन निल होती है, कुछ नहीं जिया जा सकता, इसमें लिविंग कंडीशन 0 हो जाती है। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा वेदर एंड क्लाइमेट पर। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट की बात करते हैं तो आपको जानना होगा कि वेदर क्या होता है, वेदर क्या हो सकता है। आए दिन ये दोनों नाम सेम लग रहे होंगे कि वेदर और क्लाइमेट, क्या डिफरेंस हो सकता है। सेम तो है, लेकिन नहीं, डिफरेंस होता है बेटा। वेदर जो होता है बेटा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी छोटे समय के लिए होता है। जैसे अभी अभी आज धूप है, बहुत तेज धूप है, कल बारिश हो जाए, ठीक, उसके बाद ठंड आ जाए, उसके बाद फिर से ठंड कम हो जाए, गर्मी आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब एक छोटे छोटे इंटरवल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है वेदर। क्या कहा जाता है बेटा, वेदर। यानी अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करें किसी भी एटमॉस्फेरिक फीचर की, ठीक है, किसी भी एटमॉस्फेयर की अगर शॉर्ट पीरियड की हम बात करें, ठीक है, उसके कंडीशन की, तो उसे वेदर कहा जाता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है बेटा, ये लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है। लॉन्ग पीरियड के लिए मतलब ये क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता, चेंज होते हैं वेदर, क्योंकि ये हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या हर दिन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको वेदर कहा जाता है। और क्लाइमेट क्या होते हैं बेटा, जो 30 साल, 40 साल, 50 साल इतने में या सदियों लग जाए, तो उसे कहा जाता है क्लाइमेट। ठीक है, सपोज करो कि सुने होंगे कि जहां आज सहारा डेजर्ट है बेटा, बहुत पहले यहाँ पे बहुत भारी जंगल हुआ करता था। ठीक है, इरोड हो गया, इरोजन के प्रोसेस बहुत तेजी से चले और वो पूरा का पूरा एक क्या बन गया, रेगिस्तान बन गया। ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन, एक जंगल की क्लाइमेटिक कंडीशन और एक डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट होता है बेटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसको जो सीजन होता है शॉर्ट पीरियड का होता है, इसमें लॉन्ग पीरियड का होता है। ठीक है, चलो अब ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, जाहिर सी बात है वेदर और क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो वेदर और क्लाइमेट को चेंज करते हैं। तो पहला फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी। टेम्परेचर होता क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो आपका क्लाइमेट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। और देखोगे अपने इंडिया में ही हर शहर का अलग अलग टेम्परेचर होता है, हर शहर का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, यानी गर्मियों में रहना कोई जल्दी पसंद नहीं करता। लेकिन अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया तो भी बहुत कंडीशन वर्स हो जाती है। यानी आप हम क्या है, एक मॉडरेट कंडीशन में हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड जाओगे बहुत हाई टेम्परेचर में, तो भी हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी, और बहुत नीचे जाओगे तो भी हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वेदर को बदलने में टेम्परेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी आ गई, टेम्परेचर घट गया ठंडी आ गई। समझ रहे हो, टेम्परेचर नॉर्मल है, मॉडरेट है, तो रेनी सीजन रहता है, स्प्रिंग रहता है, ऑटम रहता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं बेटा जिनके ऊपर वेदर और क्लाइमेट डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है बेटा एयर का प्रेशर।
क्या होता है, एयर का प्रेशर। बहुत अच्छे से समझिए एयर का प्रेशर क्या होता है। कभी सोचे विंड कैसे चलती है? अब कहोगे पेड़ ऐसे ऐसे हिल जाता है तो विंड चलती है? नहीं, पेड़ को भी कोई ऐसे ऐसे कराता है, ठीक है। हवा जो चलती है बेटा वो कैसे चलती है? पेड़ ऐसे तो नहीं ऐसे ऐसे करने लगता, मतलब कोई चलाता है उसको। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि किसी जगह पे, किसी एक सरफेस पे, मान लो ये जगह ए है, कोई ए है, और ये कोई जगह क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर सन की रे क्या है, डायरेक्ट आना स्टार्ट हो गई, आने लगी, और इस जगह की एयर को बहुत ज्यादा हीट दे देती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। अब जब एयर गर्म हो जाता है तो एयर हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। यानी गर्म एयर जो होती है बेटा वो लाइट इन वेट होती है, हॉट एयर जो होती है वो क्या होती है, लाइट इन वेट होती है। हालांकि कोल्ड एयर जो होता है वो स्लाइटली हैवियर होती है, थोड़ी सी भारी होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये पॉइंट ए है बेटा, ये बी है, कोई दो जगह है। ए पे सन की हीट लगातार पड़ रही है, तो यहाँ की एयर धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से जब एयर उठ कर जाएंगी तो ये जगह तो खाली हो गई ना, यहाँ भरने के लिए कहीं ना कहीं से एयर आएगी, तो ये बी से एयर धीरे धीरे उठकर चलना शुरू कर देती है, ठीक है। जैसे ये एयर जगह खाली पाती है तो बी से एयर ए की तरफ चलना शुरू कर देती है। यही अगर बहुत तेजी से चलने लगे, नॉर्मल चलती है तो विंड कहते हो, बहुत तेजी से चलने लगे तो स्टॉर्म कहते हो, और भी तेजी से चलने लगती है तो इसको साइक्लोनिक कहते हो कि साइक्लोनिक एयर है, ठीक है। साइक्लोन आ रहा है, समझ में आया। अब ये एयर जो हीट हो गई थी ये ऊपर जाकर क्या होती है बेटा, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, और उसके बाद बारिश होकर गिर जाती है, ठीक है। अब एयर का प्रेशर समझो, जब बेटा एयर यहाँ से हीट हुई और ऊपर जाने लगी तो यहाँ से पे बन जाता है लो प्रेशर। क्या बन जाता है? लो प्रेशर, ठीक है। जहां से एयर हीट होने लगती है वहां बन जाता है क्या? लो प्रेशर, ठीक है। और जहां एयर कोल्ड होती है वहां रहता है हाई प्रेशर। क्या होता है? यहाँ पे रहता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब चलती है एयर तो उसी को कहा जाता है विंड। क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। यानी प्रेशर का हाई, विंड का हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलना ही क्या कहलाता है? विंड कहलाता है। अगर यही विंड थोड़ा तेज हो जाती है तो साइक्लोन का फॉर्म लेती है, और तेज हो जाती, सॉरी, स्टॉर्म का फॉर्म लेती है, और तेज हो जाती है तो साइक्लोन का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। तो समझ आया, प्रेशर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर को बदलने में। अब कहोगे कि सर और थोड़ा इलेबोरेट करिए, तो ध्यान से समझो। इस समय अगर हम हैं तो हमें कोई भी फोर्स समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हमारी बॉडी है बेटा, अगर हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड प्रेशर लगाता है, बीपी पढ़े हो ना, ब्लड प्रेशर लगाता है, और बाहर से एटमॉस्फेयर की एयर प्रेशर लगाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रेशर को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। इस वजह से हमें पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे बाहर की एयर धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बाहर की एयर कम होने लगेगी। पढ़े ही हो इसमें कि एयर की क्वांटिटी कम होने लगती है। अब बाहर का एटमॉस्फेयर कम हो गया तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाओगे तो प्रेशर जो होता है बेटा घट जाता है। समझ में आया? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घटना चालू हो जाएगा। तो वो भी कंडीशन में हम सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। अगला है बेटा विंड। विंड कैसे क्लाइमेट को बदलती है या वेदर को बदलती है? तो सुनो, विंड चलती कब है? मैंने बताया कि जब कभी भी किसी सरफेस पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है एयर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ अभी गर्म मौसम था, ठीक है, यहाँ ठंडा मौसम था। अब ठंडा जो एयर आ रही है वो तो ठंडी है ना, तो इस एरिया को भी क्या कर देंगी?
ठंडी कर देंगी। समझ आ रहा है? इस एरिया को भी क्या कर देंगी बेटा, ठंड कर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से विंड भी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कैसे? एक होती है परमानेंट विंड। क्या होती है? परमानेंट विंड। इनकी क्या खासियत होती है बेटा, कि ये पूरे साल बहती रहती हैं। नॉर्थ पोल पे जब जाओगे, पोल पे, तो हल्का सा जब नीचे आओगे सब ट्रॉपिकल रीजन में, अपने बुक के मैप में देखिएगा, जब सब ट्रॉपिकल रीजन में आओगे बेटा, तो उसमें क्या होता है कि ये विंड बहती हैं। ठीक है, ईस्टरलाइज और वेस्टरलाइज। कभी देखिएगा, ये दोनों परमानेंट विंड होती हैं। एक ईस्ट की तरफ से बहना स्टार्ट करती है, एक वेस्ट की तरफ से बहना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो एक होती है ईस्टरलाइज और दूसरी होती है वेस्टरलाइज। ठीक है, ये दोनों परमानेंट विंड है। ठीक है, इसके बाद आती है बेटा सीजनल विंड। सीजनल विंड क्या होती है? ऐसी विंड जो एक डेफिनेट सीजन में चलती है। जैसे मॉनसून, अपना मॉनसून क्या करता है, एक डेफिनेट सीजन है ना उसका चलने का, यानी जून से जुलाई या जून से सितंबर का जो समय होता है, उसी में मॉनसून की हवाएं बहती हैं। ठीक है, जैसे इस समय, तो इसी को क्या कहा जाता है बेटा, सीजनल विंड, जो किसी एक डेफिनेट सीजन में आता है। ठीक है, या ऐसी हवाएं, ऐसे एयर, जो विंड जिसे एक डेफिनेट सीजन में बहना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, सीजनल विंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेड विंड हो गई, मॉनसून हो गया, तो ये सब सीजनल विंड में आती हैं। अगला है बेटा लोकल विंड। लोकल विंड भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आती है। पर्टिकुलर टाइम इन सेंस 15 दिन, 20 दिन, ऐसे समय के लिए, और किसी जगह में, किसी छोटे एरिया में आती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एरिया में आती है, बस छोटे एरिया में किसी कंट्री में आ सकती है, या किसी 2 कंट्रीज के बीच में हो सकता है। लोकल विंड का सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा अपना लू, जो गर्मी के मौसमों में जब आती है, मई जून का जब गर्मी आती है, तो सुने होंगे कि लू बह रहा है। ठीक है, तो लू इज ऑल्सो अ लोकल विंड। एक तरीके की क्या होती है बेटा, लोकल विंड होती है, जो आपके अगल बगल बहती रहती है, गर्म हवा होती है। ठीक है, इसके अलावा जब आप कोस्टल रीजन में जाओगे, जब आप कोस्टल रीजन में जाओगे, तो यहाँ पर बहती है बेटा ब्रिज। क्या बहती है? ब्रिज। यानी 2 टाइप की ब्रिज पढ़े होंगे। ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, 2 टाइप की ब्रिज होती हैं। तो ये भी एक तरीके की लोकल एयर में आती हैं। ठीक है, यह लोकल विंड कहलाती हैं। तो समझ आया, परमानेंट विंड क्या होती है बेटा, जो पूरे साल चलती रहती है। जैसे वेस्टरलाइज हो गई, ईस्टरलाइज हो गई, सब ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे तो आपको ये विंड देखने को मिलेंगी। सीजनल विंड में आती है, जैसे बेटा मानसून हो गया। ठीक है, ट्रेड विंड हो गई। ठीक है, ट्रेड विंड परमानेंट में भी आती है। ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पे सीजनल भी आती है। तो कहने का मतलब सीजनल विंड हो गई ये सारी। लोकल विंड की बात करें तो लोकल विंड क्या होता है, लोकल विंड्स होती हैं जो आपके छोटे एरिया को कवर करती है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए छोटे एरिया को जो कवर करती हैं, इनको कहा जाता है क्या, लोकल विंड। ठीक है, एक आखिरी है बेटा मॉइस्चर। अगर कोई पूछे कि मॉइस्चर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? देखो, अगर बारिश होती है, ठीक है, और बारिश होने के बाद जो अमाउंट ऑफ रेन होता है, ये वापस से वेपर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से। जब ये वापस से वेपर बनता है, तो ये कहाँ जाता है? रहता तो आपके एटमॉस्फेयर में ही है। ठीक है, लेकिन वेपर के फॉर्म में रहता, दिखता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यानी आपके एटमॉस्फेयर में ही वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसी को कहा जाता है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा रहेगा, तो उतनी ज्यादा रहेगी गर्मी की कंडीशन। समझ आ रहा है? अब ध्यान से समझो, अगर आपके एरिया में बहुत तेज धूप पड़ रही है, ठीक है, अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो उस एरिया की क्या करेगी, सारे वाटर को इवापोरेट करेगी। इवापोरेट करेगी तो वाटर कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे, और वही ह्यूमिडिटी बनाएंगे। तो ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी जिस एरिया में हीट कंटेंट ज्यादा होता है, उस एरिया का ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब कहोगे सर इसे दिक्कत क्या हो सकती है? अगर मॉइस्चर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो बिल्कुल होगी, आपकी जनरल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। देखो, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, अगर आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि कोई भी गीली चीज जल्दी सूखेगी नहीं। जैसे आपके कपड़े, ठीक है, अगर आप कपड़े डाल दोगे, ठीक है, वो जल्दी सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वेपर्स हैं, और जो कपड़े का पानी है वो भी इवापोरेट होके क्या बनना है? वेपर बनना है। तो कभी आने देगा? अगर एक शीट पे
एक आदमी बैठा हो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा आए, तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वेपर्स हैं, वो नहीं चाहेंगे कि और वेपर बढ़े, ठीक है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन घटना शुरू हो जाता है, यानी जो चीज इवापोरेट होनी है वो जल्दी नहीं हो पाती, ठीक है। अब आते हैं बेटा रेन पे। रेन जो होता है ये क्या होता है, जब आप वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से कहां जाते हैं, लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। अब वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी वाटर वेपर एक दूसरे से कोलाइड कर करके अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो एनर्जी होती है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस में आनी शुरू हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंडेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डेवलप होता है रेन होता है। तो रेन भी आप में तीन टाइप के हैं, एक है कन्वेक्शनल रेन और दूसरा है बेटा आपके ओरोग्राफिक रेन और साइक्लोनिक रेन, ठीक है। तीन टाइप की रेन है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये रहा आपका फुल सिलेबस, ठीक है, इस चैप्टर का। कोई भी टॉपिक तो इसमें छोड़ा नहीं हूँ, हालांकि अगर जो डाउट होगा पूछिएगा, मैं इसे क्लियर कर दूंगा। ओके, बाय बाय।